learners, Namaste. We have started the new chapter agriculture last time in last video. And in last video we have discussed about the importance of agriculture in India as well as one important question, why India is agriculturally important or why India is primarily an agricultural country. We have got the answer of this question. We have read different factors which make our country an agricultural country. In today's class, today's topic is introduction itself. We'll continue with agricultural land use pattern in India as well as crop intensification versus agricultural intensification. Objective to understand is agriculture a prime economic activity and its related problems and possible solution. So let's come to the point. In this chapter we'll continue land use of agriculture land in India. इन कल्टिवेबल लैंड जिस पर हम खेती करते हैं, जो कृषि योग्य भूमि है, इन कल्टिवेबल लैंड कैटेगरी 4 टाइप्स ऑफ लैंड आर इंक्लूडेड. इसमें 4 तरह के जो क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र है, उसको शामिल किया जाता है. पहला है नेट सोन एरिया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र. टोटल एरिया शोन वंस इन अ एग्रीकल्चरल ईयर इज द नेट सोन एरिया. मतलब जितने क्षेत्र पर एक एग्रीकल्चरल ईयर में कृषि कार्य किए जाते हैं, वे सारे जो कृषि क्षेत्र है वे आपको नेट सोन एरिया या शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है. इसको हिंदी में मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी मेरे इस वीडियो को देखते हैं और उससे लाभ उठाते हैं. इसलिए ये जितने भी टर्म है उसका हिंदी अर्थ भी मैं उसके सामने ब्रैकेट में लिख दिया हूँ. अब यहाँ एग्रीकल्चरल ईयर को समझना है. ये आपको जुलाई के महीने से आरंभ होता है और फिर अगले साल जून में जाके ये खत्म हो जाता है. तो उसके बीच में जितने क्षेत्र पर कृषि कार्य किए जाते हैं वे क्षेत्र नेट सोन एरिया के अंतर्गत आता है. अब अगला है करंट फॉलो लैंड, चालू पड़ती भूमि. मतलब एक कृषि वर्ष में एक या एक से कम समय के लिए या कम समय अवधि के लिए जिस कृषि क्षेत्र को बगैर कृषि कार्य के छोड़ दिए जाते हैं उसे करंट फॉलो लैंड कहा जाता है. हमारे यहाँ किसान खेती करने के क्रम में जब उनको ये लगता है कि इस भूमि को या उर्वरता ग्रहण करने के लिए कुछ दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए, या किसान के साथ अपनी समस्या भी होती है, गरीबी होता है, उसके पास पूंजी का अभाव होता है, तो ऐसे में भी कुछ क्षेत्र, कुछ खेत अनकल्टिवेटेड रह जाते हैं और वह एक एग्रीकल्चरल ईयर या उससे कम समय अवधि के लिए जब वह छूटा रह जाता है तो उसको करंट फॉलो लैंड कहा जाता है. अदर फॉलो लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 years ऑफ पीरियड इज नॉन एज अदर फॉलो लैंड. जो 1 से 5 वर्ष के समय अवधि तक के लिए यूं ही पड़ती छोड़ दिया जाता है जिसमें कृषि कार्य नहीं किए जाते हैं, वैसे कृषि क्षेत्र को अन्य पड़ती भूमि के श्रेणी में रखा जाता है. अगला है कल्टिवेबल वेस्टलैंड, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि. द एग्रीकल्चरल एरिया विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years ऑफ पीरियड इज नॉन एज कल्टिवेबल वेस्टलैंड, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि. अब 1 साल 2 साल किसी भूक्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाता है तो वह
स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से उसमें उर्वरा शक्ति लौट आती है, वह उर्वर हो जाता है। लेकिन अगर वह 5 साल से भी अधिक समय तक के लिए अगर वह अनकल्टिवेटेड छोड़ दिए जाते हैं तो उसे हम कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कह सकते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि जो भूस्वामी है वह गरीब है, उसके पास पूंजी का अभाव है, या वह कहीं और माइग्रेट कर गया, कृषि में बहुत ज़्यादा मुनाफा न देखते हुए कहीं मजदूरी के लिए बाहर निकल गया। तो ऐसी स्थिति में भी बहुत सारे जो कृषि क्षेत्र हैं, भू क्षेत्र हैं, वह अनकल्टिवेटेड रह जाता है और वह 5 वर्ष से अधिक के लिए रह जाता है, तो उसको हम कल्टिवेबल वेस्टलैंड के रूप में जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्रॉप इंटेंसिटी वर्सेस एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी। किताब में क्रॉप इंटेंसिटी को एग्रीकल्चर इंटेंसिटी के रूप में व्यक्त किया गया है, जबकि एग्रोनॉमिकली बोथ द एग्रोनॉमिकल टर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों जो है कृषि विज्ञान के आधार पर दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों अलग अलग शब्द है और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। आप अपने उस हिंदी की किताब में पढ़े होंगे शस्य गहनता, लेकिन उसके जगह पर लिखा हुआ एग्रीकल्चर इंटेंसिटी, जो गलत है। तो मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि क्रॉप इंटेंसिटी का अर्थ होता है शस्य गहनता। शस्य मतलब होता है फसल, तो अब क्रॉप मतलब भी फसल, तो क्रॉप इंटेंसिटी का सही अर्थ होता है शस्य गहनता और एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी का अर्थ होता है कृषि गहनता। अब यहाँ इन दोनों टर्म को हम समझते हैं। क्रॉप इंटेंसिटी क्या है? तो किसी भी कृषि क्षेत्र में, जिसको एक इकाई मान लेते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है राम, उसके पास 2 बीघा जमीन है और उस 2 बीघा जमीन पर वह एक कृषि वर्ष में 3 फसल लेता है। तो एक फसल के लिए 2 बीघा, दूसरे फसल के लिए 2 बीघा, 4 बीघा हुआ, और अगर 3 फसल लेता है तो वह 6 बीघा हो गया। तो ऐसे में तो उनका क्रॉप इंटेंसिटी क्या हो गया? 6 बीघा का हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है क्रॉप इंटेंसिटी, जो परसेंटेज में निकलता है उसको हम इस तरह से व्यक्त करते हैं। सबसे पहले होता है ग्रॉस सोन एरिया बाय नेट सोन एरिया। इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। नेट सोन एरिया मतलब आपको शुद्ध बोया गया क्षेत्र का अर्थ मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। मतलब एक कृषि क्षेत्र पर एक कृषि वर्ष में जो एक फसल लिए जाते हैं वह उसके नेट सोन एरिया के अंतर्गत आता है। लेकिन उसी नेट सोन एरिया पर, उसी शुद्ध बोया गया क्षेत्र पर अगर 3-3 फसल लेते हैं एक कृषि वर्ष में, तो वह आपको हो जाता है टोटल सोन एरिया। उसको इस तरह से व्यक्त करते हैं, या ग्रॉस सोन एरिया। तो ग्रॉस सोन एरिया में अभी आपने देखा कि वह 3 टाइम्स एक वर्ष में फसल लिया, 2 बीघा उसके पास जमीन है, मतलब नेट सोन एरिया उसका क्या है? 2 बीघा। और वो उसी 2 बीघा पर वह कितना बार बोया? मतलब 3 बार बोया। तो 2 into 3 मतलब 6, मतलब 6 बीघा के बराबर उसने उससे फसल लिया। और ये हो गया आपको 100। तो इस तरह से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं 6/2 into 100।
यहाँ 3 हुआ, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स से, और इस तरह से हम इसका निकाल लेंगे 3 × 100 = 300%। मतलब उसका जो ये क्रॉप इंटेंसिटी है, ये क्या हो गया, क्रॉप इंटेंसिटी। ये हो गया आपका क्रॉप इंटेंसिटी, जो परसेंटेज में निकलता है 300% निकल गया। मतलब वह उसके पास, उस किसान के पास मात्र 2 बीघा जमीन है, एक कृषि वर्ष में वह 3 फसल लिया, और इस तरह से उसका जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र था 2 बीघा, वह हो गया 6 बीघा के बराबर। तो इसको इस तरह से परसेंटेज निकालेंगे तो 300% होगा। तो कहने का मतलब ये है, तो ये हो गया क्रॉप इंटेंसिटी, शस्य गहनता। लेकिन उस पुस्तक में इसे एग्रीकल्चर इंटेंसिटी के बारे में के अर्थ में बताया गया है। तो यहाँ क्रॉप इंटेंसिटी का मतलब हुआ, क्रॉप इंटेंसिटी रेफर्स टू रेजिंग अ नंबर ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड इन वन एग्रीकल्चरल ईयर। मतलब एक ही कृषि वर्ष में जब किसी एक खेत से एक से अधिक बार फसल लिए जाते हैं तो उसे हम क्रॉप इंटेंसिटी कहते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप और एग्रीकल्चर इंटेंसिटी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। पहला है मॉडर्नाइज्ड इरिगेशन, आधुनिक सिंचाई की व्यवस्था। दूसरा है फर्टिलाइजर, उर्वरक। तीसरा हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, उन्नत बीज। मैकेनाइजेशन, यंत्रीकरण, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक, एंड फेयर प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य। ये सारे जो कारक हैं, जब हम प्रॉपर डोज ऑफ इरिगेशन एट द पर्टिकुलर टाइम, एट द रिक्वायर्ड टाइम, इफ यू आर सप्लाइंग टू द फील्ड, टू द स्टैंडिंग क्रॉप्स, अगर सही समय पर सही पानी के मात्रा या सही सिंचाई की व्यवस्था हो तो वह शस्य गहनता या कृषि गहनता को प्रभावित करेगा। दूसरा, मिट्टी के जांच कराने के बाद मिट्टी का हेल्थ कार्ड बनता है, उसमें मिट्टी के आवश्यकता अनुसार उसमें फर्टिलाइजर ऐड कर हम क्रॉप इंटेंसिटी और एग्रीकल्चर इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। अगला है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, उन्नत बीज। बायोटेक्नोलॉजी के मदद से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मदद से बहुत तरह के हाई यील्डिंग वैरायटीज़ बाज़ार में उपलब्ध है। अगर अपने खेत में हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का उपयोग करेंगे तो उससे हमें अधिक से अधिक उपज प्राप्त होगा। और अगला है मैकेनाइजेशन, यंत्रीकरण। चाहे वह बुआई हो, कटाई हो या निराई हो, जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हम खेत के अंदर करते हैं, अगर यंत्र के सहायता से करेंगे, मशीन के सहायता से करेंगे तो वह जल्दी भी होगा और आसानी से होगा और सही सही होगा। तो यह आपको, यह भी एक कारक है जो क्रॉप इंटेंसिटी और एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी को प्रभावित करता है। इंसेक्टिसाइड्स, जो कीट पतंग लग जाते हैं फसलों में, जो फसलों के ग्रोथ को प्रभावित करता है, उसके मात्रा को प्रभावित करता है, तो कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। जब इन सारी चीज़ों का हम प्रयोग कर लेते हैं तब अंत में जो हमारे पास उत्पादित फसल उपलब्ध होता है उसके लिए उचित बाजार उपलब्ध हो और उसका उचित मूल्य मिले, तो किसान इन सारे उपायों को अपने खेत के लिए, अपने फसल के लिए कर पाएंगे। और इन सारे उपायों को करने के लिए उनके पास
क्या होना चाहिए? कैपिटल, पूंजी, जिसको हम कहते हैं कैपिटल यूटिलाइजेशन। मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ मॉडर्न इरिगेशन, फर्टिलाइजर, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, मैकेनाइजेशन, इंसेक्टिसाइड्स टू इन्वेस्ट मनी और कैपिटल इज नोन एज कैपिटल यूटिलाइजेशन। इन सारे चीज़ों के लिए जो पूंजी हम लगाते हैं उसी को हम कहते हैं कैपिटल यूटिलाइजेशन। अब सवाल उठता है कि क्रॉप इंटेंसिटी के बारे में तो हमने जाना कि किसी कृषि क्षेत्र में एक कृषि वर्ष के अंतर्गत एक से अधिक फसल लेने को हम कहते हैं क्रॉप इंटेंसिटी। लेकिन एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी क्या होता है? एग्रीकल्चर इंटेंसिटी या कृषि गहनता क्या होता है? तो इट रेफर्स टू हाउ इंटेंसली द इनपुट्स लाइक दीज modernized irrigation, fertilizer, high yielding varieties of seeds, mechanization, insecticides are used in a per unit area to enhance the productivity to get maximum benefit। मतलब किसी खास क्षेत्र के, कृषि क्षेत्र के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो ये सारे मेजर्स, ये सारे फैक्टर्स कैपिटल यूटिलाइजेशन के सहायता से हम उन खेतों में करते हैं जिसके कारण उस खेत का उत्पादकता बढ़ जाता है, उस कृषि क्षेत्र का उत्पादकता बढ़ जाता है, तो उसको कहते हैं एग्रीकल्चर इंटेंसिटी, कृषि गहनता। तो आपने देखा कि क्रॉप इंटेंसिटी एंड एग्रीकल्चर इंटेंसिटी बोथ आर डिफरेंट एग्रोनॉमिकली, कृषि विज्ञान के आधार पर। अब हम लोग देखते हैं कि टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ अवेलेबल लैंड वी हैव ओनली टू वेज। हमारे पास दो ही तरीके हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना क्यों आवश्यक है? यू नो वेरी वेल दैट बर्ग्यूनिंग पॉपुलेशन, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, इट इज इंक्रीजिंग very fastly, so we can say burgeoning population, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। और उस जनसंख्या के पेट को भरना, उस जनसंख्या के साथ साथ जो आवासीय क्षेत्र है और मानव जनित क्रियाकलाप है उसके लिए जो भूमि सिकुड़ते जा रहा है, तो जो बचे हुए भूमि है उसकी उत्पादकता बढ़ाना ज़रूरी है, तभी हम उस बढ़ते हुए जनसंख्या का पेट भर पाएंगे। तो उसके लिए दो तरीके हैं। पहला है इंक्रीज इन पर हेक्टेयर यील्ड थ्रू एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी। मतलब इस एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी के जो फैक्टर्स है इसको अपनाकर हम उस अवेलेबल लैंड पर, कल्टिवेबल लैंड का प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। और दूसरा तरीका है क्रॉप इंटेंसिटी को अपनाकर एक कृषि वर्ष में एक से अधिक फसल को लगाकर हम जो है अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और बढ़ती हुई जनसंख्या के पेट को भर सकते हैं। अन्यथा हमें अकाल का सामना करना पड़ेगा, बहुत बड़ी मानवों पर विपदा आन पड़ेगी। तो इससे बचने के लिए इन सारे उपायों को करना बहुत आवश्यक है। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, why intensity of agriculture is less in Bihar than that of Punjab and Haryana? तो इसका जवाब आप आराम से देख सकते हैं अब जब आप इन सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी के अभाव में, और यहाँ जोतों का आकार छोटा है, इन सारे कारणों से इन सारे जो शस्य गहनता और कृषि गहनता को प्रभावित करने वाले कारक है, इसका प्रयोग हमारे किसान बिहार में नहीं कर पाते हैं। इसलिए बिहार पंजाब से पीछे है। पंजाब के किसानों के पास पूंजी है, उसके जोतों का आकार बड़ा है, खेतों का आकार बड़ा है, इस वजह से वहाँ के खेत से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है बजाय बिहार के। तो इस तरह के सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।